अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 12 या क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है और इस वाले प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये बायोस्टैटिस्टिक्स का आप लोग याद रखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के हवाले से, या दूसरे अल्फाज में हमने इसका इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये आइडिया डिफरेंट अंदाज में देने की कोशिश की है कि बायोस्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या कर रहा होता है, लिविंग थिंग्स के हवाले से डेटा कलेक्ट करता है। कोई भी लिविंग थिंग्स के हवाले से एक फिनोमेना होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उस इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है। उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद आप लोगों ने डिस्कस किया है कि उसको एनालाइज किया जाता है, और एनालिसिस के बाद आप लोग डिस्कस करेंगे कि उससे किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं, कोई फ़ैसला कर लेते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे होना चाहिए या ये प्रोसेस ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने अभी ये डिस्कस करना है कि बायोस्टैटिस्टिक्स मेडिकल फील्ड में या बायोलॉजी में यूज़ तो होता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल अभी तक हमारे लिए फ़ायदे क्या है, यूजेस क्या है, वो कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्दो पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत डिस्कस तो किए थे, लेकिन अभी इस वाले लेक्चर में बायोस्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशंस हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। अगर एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक आ जाए तो भी यही लिखना है, यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स आ जाए तो भी यही आप लोगों ने डिस्कस करना है। और मैं साथ में ये रेकमेंड करूँगा आप लोगों को कि इस पे कोई अलग रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक के अंदर चीज़ें डिस्कस की है वही के वही चीज़ें आप लोग रीड कर ले, वही के वही सेंटेंसेस आप लोग अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि हम जितना इसमें डिटेल में जाएंगे उतना आप लोगों का काम बढ़ता जाएगा। देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या है, स्पेशली बायोलॉजी में। सबसे पहले जो एप्लीकेशन या यूज़ लिखा है, नीड असेसमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल फार्मिंग फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसका मतलब हो गया कि बायोस्टैटिस्टिक्स का हमने रोल डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होगा, कैटल फार्मिंग में उसका जो रोल है वो क्या होगा। बहुत बायोस्टैटिस्टिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द असेसमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इस वाले सेंटेंस के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि बायोस्टैटिस्टिक्स किस फील्ड में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल आपके फार्म है, सपोज़ करते हैं फॉर वाइल आपका एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, या डिफरेंट टाइप्स के कैटल्स है, डेयरी फार्म है, आप उनकी क्या करवा रहे हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करवा रहे हैं। लिखा है कि बायोस्टैटिस्टिक्स बाकायदा आपको कैलकुलेशन करके देता है कि यहाँ पर इस एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड्स क्या है, इनको कितना इनपुट चाहिए, कितना फूड चाहिए, कितने यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स वगैरह चाहिए होते हैं। डेयरी फार्मिंग आप यहाँ पर डेवलपमेंट और ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बायोस्टैटिस्टिक्स ये कैलकुलेशन देता है कि इनके ग्रोथ के लिए कितने आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, कितना अमाउंट में फूड चाहिए होता है। ये सारे का सारा जो असेसमेंट होता है, एनालिसिस होता है, जो डिमांड होता है इन चीज़ों के ग्रोथ का, वो आपको बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फर्दर मोर इट आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू असेस द नीड फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम एज पर ग्रोइंग पॉपुलेशन। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल मैंने जिस तरह लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2026 में हम 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। अब आप लोग देख ले कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पे नज़र रख रहा होता है। गवर्नमेंट बाकायदा बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से इन इंडिविजुअल्स के काउंट को देख रहा होता है,
और इन इंडिविजुअल्स के काउंट की बुनियाद पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिसाइड कर रहा होता है कि क्या 2026 में हमें वीट या गंदम को बाहर भेजना चाहिए, कहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए, या हमारी फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो हमें इंपोर्ट करना चाहिए। सपोज करते हैं फॉर वाइल टोमेटो का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में हो गया, तो क्या हमें ये बाहर की और कंट्री के पास भेजना चाहिए, या हमारे कंट्री का पॉपुलेशन के लिए ये इनफ नहीं है, हमें बाहर से क्या इंपोर्ट करना चाहिए। ये सारी कैलकुलेशंस जो गवर्नमेंट कर रहा होता है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कर रहे होते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितनी चीज़ें बाहर बेचनी है, कितनी चीज़ें अंदर वापस लेके आनी है, ये बायोस्टैटिस्टिक्स ही उनके लिए क्या कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है। आगे डिस्कस किया है सेकंड एप्लीकेशन, एवोल्यूशन ऑफ एफिकेसी ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। अब देखते हैं कि हेल्थ में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो मेडिसिन्स वगैरह है उसमें हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स क्या रोल प्ले करता है। बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू डिज़ाइन clinical trial and controlled studies to assess the efficacy and safety of newly designed drug treatment plan or medical instrument. सपोज करते हैं फॉर वाइल आपने यहाँ पर एक ड्रग डिज़ाइन कर दिया है, आपने यहाँ पर एक मेडिसिन डिज़ाइन कर दिया है। मैं वैसे ही कंसिडर कर लेता हूँ कि ये वाला मेडिसिन आपने प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो ड्रग या मेडिसिन है ये हमें अब कम्युनिटी को प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं, लोगों को या मासेस को ये मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं। इस केस में आप लोग डिस्कस करेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प कर रहा होता है इस ड्रग के अप्रूवल में कि क्या लोगों को ये प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं। सिर्फ और सिर्फ गेस नहीं करना होता कि हाँ एक बंदे पे या लेब पे हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया और ये कामयाब हो गया तो अब लोगों को प्रोवाइड कर दे। नो, बाकायदा बायोस्टैटिस्टिक्स डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन कर रहा होता है, डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, लेब के अंदर इसके ट्रायल्स होते हैं, उससे हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं और अगर हमें बायोस्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो इजाज़त देता है कि इन एक्सपेरिमेंट या ट्रायल वगैरह में सक्सेसफुल है, फ़ायदा होगा, नुकसान बहुत कम है, तो इसको फिर क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो इसको अप्रूवल देते हैं और फिर ये मेडिसिन यहाँ पर लोगों के पास आ जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स के हवाले से नहीं होगा, बल्कि कोई ट्रीटमेंट हो वो भी ऐसे अप्रूव किया जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप बना लेते हैं वो भी इस अंदाज़ में, उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डेटा आता है, डेटा का एनालिसिस होता है और एनालिसिस के बाद उसको अप्रूवल मिल रहा होता है। फाइंडिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च गाइड whether treatment resulted to improvements or side effects। ये वो ऊपर वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा आता है, उस रिसर्च से हमें आइडिया मिलता है कि क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात है और फ़ायदे नुकसानात की बुनियाद पर हम फिर फैसला करते हैं कि आगे इस चीज़ की अप्रूवल मिलनी चाहिए या नहीं। Assessment of the effectiveness and safety of new drugs and deciding optimal doses for any new pharmacological drugs। सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल ऑफ ड्रग्स जो है वो नहीं होता, बल्कि बाकायदा उसके इफ़ेक्टिवनेस को भी एसेस कर रहा होता है, कितना ये इफ़ेक्टिव है, कितना ये ड्रग या मेडिसिन नुकसान पहुंचा सकता है, इस ड्रग का कितना डोज लेना चाहिए, डोज डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, एक दिन में इस ड्रग का कितना अमाउंट एक पर्सन को लेना चाहिए। ये सारे का सारा हमारे पास होता कैसे है। सबसे पहले आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट में आपके पास डेटा आता है, डेटा एनालाइज करने के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये वाला जो मेडिसिन है ये डे टाइम में आपको खाना खाने से पहले लेना चाहिए, खाना खाने के बाद लेना चाहिए, इतना अमाउंट ले सकते हैं, इतना अमाउंट आप नहीं ले सकते। ये सारे का सारा बायोस्टैटिस्टिक्स ही डिसाइड कर रहा होता है। मॉनिटरिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, ये तीसरा इसका एप्लीकेशन हमने डिस्कस करना है। बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ एनी एपिडेमिक डिजीजेस। एपिडेमियोलॉजी हम बोलते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को। सो लिखा है कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा होता है, ये बाकायदा कोई भी पॉपुलेशन होता है या कोई भी एरिया होता है
वहाँ पर जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ होता है उस पे बाकायदा नज़र रख रहा होता है, उसके हवाले से डेटा कलेक्ट कर रहा होता है और उसको एनालाइज कर रहा होता है। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल कि पेशावर सिटी में हम देखते हैं या इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि जो पोलियो वायरस का स्प्रेड है वो इस मंथ में या इतने मंथ्स में या इस ईयर में कितना होगा, बाकायदा इंस्टीट्यूशन उसके हवाले से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। कोई भी डिज़ीज़ कोविड-19 आप लोग ले, उसके स्प्रेड के हवाले से बाकायदा इंस्टीट्यूशंस अपने पास क्या कर रहे होते हैं, डेटा रख रहे होते हैं। रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, पैटर्न्स एंड रेट ऑफ डिजीज़। अब कोई भी डिज़ीज़ के हवाले से जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, तो रिसर्चर्स को बाकायदा एक पैटर्न नज़र आ जाता है कि यहाँ पर ये जो डिज़ीज़ है ये स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ पर ये डिज़ीज़ कम होता जा रहा है, यहाँ पर इस डिज़ीज़ के स्पीड से इंक्रीज़ होने के चांसेस ये हो सकते हैं, यहाँ पर इसके चांसेस ये हो सकते हैं। तो जितना भी आइडेंटिफिकेशन होता है, इस डेटा का एनालिसिस होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, रिसर्चर्स बायोस्टैटिस्टिक्स के डेटा को देखते हैं और ये सारे का सारा फैसला कर रहे होते हैं। Epidemiological studies by using biostatistic tool help to control and prevent future outbreaks। अब जाहिर सी बात है कि अब पता चल जाए कि इस सिटी के अंदर डेंगू जो है वो स्पीड से बढ़ रहा है, तो फिर क्या हम डिफरेंट टाइप्स के मेयर्स अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, और जैसी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर आउटब्रेक्स उस डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस हो, पोलियो हो, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हो एंड सो ऑन, वो सारे के सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं। Biostatistic evidence help governments and public organizations to make decisions about population management, healthcare plans and funding sources। आप लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान वैसी ही सर्च कर ले, यहाँ पर इंटरनेट पे बाकायदा आप लोगों के पास एक लंबे लिस्ट निकल आएंगे, वहाँ पर अलग अलग PDF फाइल होंगे। हर चीज़ के हवाले से हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा होता है, वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा अपने पास रख रहे होते हैं। क्यों? ताकि फंडिंग जो सोर्सेज है, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कितने स्कूल्स बनाने हैं, इस हॉस्पिटल में कितने नर्सेज और डॉक्टर्स होने चाहिए, ये सारे के सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से उनके पास डेटा होता है। और सारी की सारी चीज़ें, सारी के सारे डेवलपमेंट बायोस्टैटिस्टिकली एविडेंस की बुनियाद पर ही वो क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। फोर्थ फ़ायदा लिखा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। Each country conduct biostatistic studies to estimate health trend within its population। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अभी इंटरनेट पे सर्च कर ले, एक दफ़ा देख ले तो एक लिस्ट निकल आएगी, वहाँ पर आप लोग हेल्थ पे क्लिक कर ले। हेल्थ जब आप लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरे पाकिस्तान का जो हेल्थ डेटा है वो आपके सामने निकल आएगा। वहाँ पर आपके सामने लिखा होगा कि इतनी डेथ अकर हो गई, इतना बर्थ रेट है, ये डिज़ीज़ इतना % है, ये डिज़ीज़ इतना है, ये इतना इंक्रीज़ हो गया, ये इतना डिक्रीज़ हो गया, इतने हॉस्पिटल है, इतने नर्सेज है, इतने डॉक्टर्स है। तो ये लिखा है कि ईच कंट्री कंडक्ट कर रहा होता है बायोस्टैटिस्टिक स्टडी। वो बाकायदा हेल्थ ट्रेंड्स को देखता है अपने पॉपुलेशन के और उसकी बुनियाद पर फिर डिसाइड करता है कि आगे फैसले उन्होंने क्या करने हैं। Routine studies include data about birth rate, death rate and prevalence of different diseases। वो डॉक्यूमेंट हर ईयर अपडेट होता है, मैंने ऐड करना था लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह पे नज़र रखी जाती है ताकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को मेंटेन कर ले, पॉपुलेशन मैनेजमेंट ईजिली हो। It guides the government in planning health initiative and allocation of resources for public। वही बात आ गई है कि जब हमें नंबर ऑफ़ डेथ का पता होगा, नंबर ऑफ़ बर्थ का पता होगा, डिजीज़ का पता होगा, तो फिर हमें फ़ैसला करने में आसानी होगी कि कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोसेसेस करने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज डॉक्टर्स को हमें जो है वो इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा बायोस्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर डिसाइड होता है। Biostatistics is useful to monitor and optimize
The hospital performance by calculating patient numbers, availability of doctors and medicine and effectiveness of treatment. डेटा हॉस्पिटल में आता है, पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया, मुसलसल बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि हमें मज़ीद डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सिस की ज़रूरत है, जो हेल्थ केयर के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी हमें ज़रूरत है, मेडिसिन्स की ज़रूरत है। हर दफ़ा एक ही बात चलेगी, डेटा आएगा, उसकी बुनियाद पर हम फैसला करेंगे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिफ्थ डिस्कस किया है इसका फ़ायदा जेनेटिक डिजीज़ के हवाले से। Biostatistics is also useful to analyze the data about inheritance pattern of genetic diseases in any population. बहुत सारे डिजीज़ आप लोगों को पता है वो जेनेटिक है, पॉपुलेशन में फैमिलीज़ के अंदर क्या हो रहे होते हैं, स्प्रेड हो रहे होते हैं। बायोस्टेटिस्टिक बाकायदा इस डेटा पे भी नज़र रख रहा होता है, कौन से एरिया में कौन सा डिज़ीज़ ज़्यादा है, कौन सा डिज़ीज़ किस अंदाज में स्प्रेड हो रहा है। For example, number of thalassemia and muscular dystrophy patients, it help in guessing risk factors and behavior of genetic disorders. सो हम डेटा रखेंगे अपने पास कोई भी डिज़ीज़ के हवाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल थैलेसीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और इस डेटा की बुनियाद पर बाकायदा हम उसके हवाले से उसके रिस्क फैक्टर मतलब आगे बढ़ने के कितने चांसेस है, उसके काजेज़ उसके क्या हो सकते हैं और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो सारे का सारा हम अपने पास रखते हैं। जिस तरह थैलेसीमिया के केसेस हमारे पास अक्सर बहुत सारे हो गए हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम बोलते हैं कज़न मैरिजेस को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, डिफरेंट तरीक़े हम यूज़ करते हैं और हम इस डिज़ीज़ पे नज़र रखते हैं कि हम इसको किसी तरीके से कम कर दें। ये जो नज़र रखना है ये कौन रखता है, बायोस्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो रख रहा होता है। पोल्यूशन इंडिकेटर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड टू एनालाइज पोल्यूशन लेवल, इट्स काजेज एंड इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन हेल्थ। सो अगर आप लोग स्पेशली स्मॉग विंटर्स में ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग बार बार एक लफ्ज़ जो है वो स्पेशली लाहौर वाले देखेंगे, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। डेली बेसिस पे आप समझे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है जितने भी हमारे बिगर सिटीज़ है उसके अंदर, और डेली बेसिस पे वो पब्लिक किया जाता है डेटा, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज एयर की क्वालिटी ये है, आज एयर की क्वालिटी ये है, एंड सो ऑन। सो पोल्यूशन लेवल को बायोस्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है। Different biostatistic tools are designed to monitor the pollution level and associated potential health risk. बाकायदा इस ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हम मेजर करते हैं डेली बेसिस पे, और उसके साथ कौन कौन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सपोज करते हैं आते हैं उसके हवाले से भी हम अपने पास डेटा रख रहे होते हैं। इन सारे के सारे डेटा रखने का जो फ़ायदा होता है, इस पे हम बेस पे इन सारे डेटा की बुनियाद पर हम फिर डिसाइड करते हैं कि एक्शन हमारा क्या होगा। इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग पॉलिसीज़ टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क फ्रॉम इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स सपोज करते हैं फॉर वाइल कि लाहौर का इंक्रीज़ हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं कि अब एयर पोल्यूशन को कम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो ईंट बन रहे होते हैं उन पे हम ईंट के जो क्या नाम उसको देते हैं, ये फैक्ट्रीज़ बोलते हैं या क्या उनको बोलेंगे हम, मेरे जहन से निकल गया, उस पे हम पाबंदी लगा लेंगे कि कुछ अरसे के लिए आप लोग जो बहुत सारा वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में वो ना करें। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रमोट करें, मेट्रो बना देंगे, ये बना देंगे, बहुत सारे गाड़ियों को स्टॉप कर देंगे जो पुरानी गाड़ियां हैं कि नहीं उससे और भी पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन होते हैं ये डेटा की बुनियाद पर डिज़ाइन हो रहे होते हैं। On the basis of finding, multiple steps are taken to protect the environment. For example, causes of smoke, identification of affected area, पॉसिबल सोल्यूशन कि वहाँ पर ट्रीज़ लगाने चाहिए, स्मोक वाले एरियाज़ कहाँ पर मौजूद है, एंड सो ऑन। जिस तरह इस्लामाबाद में जो क्या नाम है मैं भूल गया, कार्स के लिए बाकायदा एक अलग से सर्टिफिकेट अब वो देखेंगे, मैं भूल गया, उसके भी जो एग्जॉस्ट होते हैं इससे जो एयर निकल रहा होता है उसको चेक करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे कि ये कार क्लीन है या ये नहीं है।
सर्वाइवल एनालिसिस। लास्ट वन कि बायोस्टैटिस्टिक्स का और फ़ायदा क्या है। बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ यूज टू प्रिडिक्ट and then note the survival rate of patients after a particular treatment in any specific disease। बाकायदा एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक ट्रीटमेंट प्लान है, सपोज करते हैं मेडिसिन पेशेंट्स को दिए जाते हैं और उन पे वो मेडिसिन टेस्ट किए जाते हैं। बाकायदा बायोस्टैटिस्टिक्स वाले जो लोग होते हैं या आप समझे कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो डेटा अपने पास रखते हैं और चेक करते हैं कि सर्वाइवल रेट कितना है, कितने अरसे में एक बंदा जो है वो हेल्दी होता जा रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। तो उससे ईज़िली वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिज़ीज़, ये वाला प्रॉब्लम को हम ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, इतने अरसे में कंट्रोल कर सकते हैं और इतने अरसे में नहीं कंट्रोल कर सकते। मुसलसल एक ही बात रिपीट होगी, डेटा आएगा, उसको एनालाइज करेगा और उसकी बुनियाद पर फैसले करेंगे। रीड कर ले, इसमें मेरे ख्याल में कि कोई मसला नहीं होगा और इस पे अलग से कोई रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस मुश्किल अल्फाज ज़्यादा है तो कोशिश कर ले, लेक्चर दोबारा सुन ले, समझ आ जाएगी। बाकी मसला है तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ज़रूर कर ले और मेरे चैनल का नाम है काका खेल्स बायोलॉजी, ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर ले। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।